हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंपोनेंट अकाउंटिंग क्या होती है विद एग्जांपल कवर करेंगे और मेथड्स क्या रहते हैं डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के या फिर डेप्रिसिएशन को एलोकेट करने के। इससे लास्ट क्लास में हमने समझा था कि क्या ऑब्जेक्ट होते हैं डेप्रिसिएशन के, और इसके अलावा हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो कि प्लांट प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट से रिलेटेड था वो कवर किया था। दो कंसेप्ट लास्ट क्लास में हमने कवर किए थे। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। कवर करते कंपोनेंट अकाउंटिंग क्या होती है कि जब हम एक असेट्स को अलग अलग कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, यानी कि एक मेन जो असेट है, प्रिंसिपल जो असेट्स है ना, उसके जो कंपोनेंट है वो अलग अलग है, यानी कि उसको मैं फिजिकली क्या करती हूँ अलग अलग कर देती हूँ। फिजिकली उसके जो पार्ट्स होते हैं ना उसको अलग अलग कर देते हैं, और जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उस असेट्स के, उन डिफरेंट पार्ट्स की डिफरेंट लाइफ होती है, डिफरेंट कॉस्ट होती है, जिस कारण से उनके लिए डिफरेंट डेप्रिसिएशन भी हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इसी को कंपोनेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए पैसेंजर एयरक्राफ्ट लेते हैं कि जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट है इसमें मेजर कंपोनेंट पाए जाते हैं एयरफ्रेम, यानी कि बॉडी है जो एयरक्राफ्ट की, इंजन होते हैं, और जो इंटीरियर होते हैं जो उसके यानी कि बैठने की जो सीटिंग चेयर वगैरह होती है, फर्निशिंग होती है, ये सब उसके कंपोनेंट के अंदर आते हैं। जब हम यानी कि एक फर्म जब परचेज करती है एयरक्राफ्ट को, फर्म ने क्या किया, परचेज किया एयरक्राफ्ट, तो उसे रिकॉर्ड कर लिया बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर एक यूनिट मान के कि क्या एयरक्राफ्ट है, एक एयरक्राफ्ट खरीद के लेकर ये फर्म, तो उसने एक यूनिट है जो एक कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड कर लिए। लेकिन जो मेजर कंपोनेंट होते हैं एयरक्राफ्ट के, हम उसे फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि अलग कर सकते हैं। जो एयरक्राफ्ट है उसके जो मेन कंपोनेंट होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, उसको मैं फिजिकली सेपरेट कर सकती हूँ, अलग कर सकती हूँ एयरक्राफ्ट से। जो हर एक कंपोनेंट होता है, हर एक कंपोनेंट का एक अपना इंपॉर्टेंट प्लेस होता है, उसकी डिफरेंट कॉस्ट होती है, डिफरेंट यूजफुल लाइफ होती है। जो हर कंपोनेंट होता है उसका डेप्रिसिएशन भी हम अलग से कैलकुलेट करते हैं। तो 45 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 कहते हैं कि जो फ्लोइंग रेफरेंस टू कंपोनेंट अकाउंटिंग, क्या रेफरेंस दी गई है कंपोनेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अकॉर्डिंग, कि हर एक पार्ट फिक्स्ड असेट का जो एक सिग्निफिकेंट रिलेशन रखता है टोटल कॉस्ट ऑफ असेट के साथ, उसे अलग से डेप्रिशिएट करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर वाइड इट्स नोटिफिकेशन जिसका 29 अगस्त 2014 को दिया गया था, उसने कहा कि कंपोनेंट अकाउंटिंग जरूरी है फाइनेंशियल ईयर के। कौन सा फाइनेंशियल ईयर? जो कमेंस किए गए ऑन और या आफ्टर 1 अप्रैल 2014, यानी कि 1 अप्रैल 2014 या इससे बाद जितनी भी मतलब कि फाइनेंशियल की जाएगी, फाइनेंशियल के दौरान अकाउंटिंग की जाएगी, उसमें कंपोनेंट अकाउंटिंग को कंपल्सरी कर दिया गया, जरूरी कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के द्वारा 29 अगस्त 2014 से। एग्जाम्पल लेते हैं कंपोनेंट अकाउंटिंग। अब एग्जाम्पल की हेल्प से बढ़िया तरीके से समझाएगा कंपोनेंट अकाउंटिंग होती क्या है। एग्जाम्पल लेते हैं कि एक्स ने परचेज किया एक मोटर व्हीकल जिसकी कॉस्ट 75 लाख है, 1 अप्रैल 2020 को खरीदा। ये ओवरऑल पूरी मोटर व्हीकल की कॉस्टिंग बताइए 75 लाख। जो मेजर कंपोनेंट होते हैं मोटर व्हीकल के अंदर, उसमें उसकी मेन बॉडी आती है, उसका अलग से कॉस्ट है 25 लाख। इंटीरियर यानी कि जो उसका सीटिंग अरेंजमेंट होता है, फिनिशिंग कॉस्टिंग है उसकी 30 लाख, और जो उसका इंजन है वो है 20 लाख का। यानी कि जो टोटल 75 लाख है ना, 75 लाख कैसे बना? 25 + 30 + 20 मिलाकर के 75 लाख बना। यानी कि जो पूरा मोटर व्हीकल बनाया गया ना, उस मोटर व्हीकल की जो मेन बॉडी थी 25 लाख की, और उसका जो सीटिंग अरेंजमेंट 30 लाख का, और जो उसका इंजन था वो 20 लाख का था। इस तरीके से उसके क्या कर दिए, कंपोनेंट बना दिए। तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ होती है ना हर एक कंपोनेंट की, वो भी डिफरेंट रहती है। जो मेन बॉडी है वो 5 साल है उसकी लाइफ, जो सीटिंग यूनिट है वो 6 साल तक है, इंजन 10 साल तक चलेगा। तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन होगा कैलकुलेट करेंगे 31 मार्च 2021 को, 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक, तो वो हर एक कंपोनेंट का अलग अलग कैलकुलेट किया जाएगा।
यानी कि जो इसकी मेन बॉडी है 25 लाख, इसके ऊपर मैं अलग काउंट करूंगी डेप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि इसकी लाइफ है 5 साल। वही जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसकी जो कॉस्ट है वो 30 लाख है, जो इसकी लाइफ है वो है 6 साल, और जो इंजन है वो 20 लाख है, उसकी लाइफ जो है वो है 10 साल। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। 25 लाख को डिवाइड करेंगे हम 5 से, तो डेप्रिसिएशन है जो उसकी मेन जो बॉडी है उसका पता चल जाएगा हमें। तो हम यहाँ पे कैसे कंपोनेंट अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं कि डेप्रिसिएशन ऑन कंपोनेंट बॉडी। बॉडी टोटल 25 लाख की है और इसकी लाइफ कितनी है? 5 साल। तो 5 लाख रुपए इसका डेप्रिसिएशन आ गया। ऐसे ही हम कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन ऑन कंपोनेंट इंटीरियर, यानी कि जो उसकी सीटिंग है उसकी कॉस्ट 30 लाख है। 30 लाख 6 साल तक इसकी लाइफ है, तो 5 लाख डेप्रिसिएशन हो गया। ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन ऑन कंपोनेंट, यानी कि इंजन का। इसका टोटल कॉस्ट 20 लाख है, जो इसका लाइफ है वो 10 साल है, तो कितना डेप्रिसिएशन होगा इसका? 2 लाख। तो यहाँ पे अगर हम टोटल करें इसका डेप्रिसिएशन पूरे मोटर व्हीकल के, इन सबको मिला के क्या बना? मोटर व्हीकल बना। तो डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? इन सभी डेप्रिसिएशन को ऐड करके 12 लाख रुपए से। तो इस तरीके से कंपोनेंट अकाउंटिंग की जाती है, यानी कि हर एक कंपोनेंट का अलग से डेप्रिसिएशन यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेथड क्या है डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के। तो यहाँ पे बहुत सारे मेथड है जो दिए गए हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसको आज की क्लास में हम कवर करेंगे। यहाँ पे टोटल 8 मेथड में से फर्स्ट मेथड आता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। नाम से क्लियर है कि यहाँ पे जो चार्ज किया जाएगा डेप्रिसिएशन वो हमेशा स्ट्रेट लाइन से चार्ज किया जाएगा, यानी कि हर साल जो डेप्रिसिएशन की रेट होगी वो सेम रहेगी। जो ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है इसे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कहा जाता है, क्योंकि इस मेथड के अंदर जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है वो फिक्स्ड परसेंटेज से चार्ज किया जाता है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट के ऊपर। यानी कि जो कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट होती है असेट्स की, उसी के ऊपर हर साल फिक्स्ड परसेंटेज से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। जो अमाउंट होगा डेप्रिसिएशन का वो हर साल इक्वल रहेगा, कोई भी चेंजेस उसमें नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन जितना फर्स्ट ईयर चार्ज किया जाएगा उतने सेकंड और जितने भी कंटिन्यू ईयर्स में उसका यूज किया जाएगा फिक्स्ड असेट्स का, उतने सभी ईयर्स के अंदर डेप्रिसिएशन है जो सेम रेट से रहेगा। इसी कारण से इसे इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहा जाता है। इस मेथड में जो अमाउंट होती है डेप्रिसिएशन की वो कैलकुलेट करते हैं डिडक्ट करके स्क्रैप वैल्यू जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट होती है असेट्स में, यानी कि जो ओरिजिनल कॉस्ट होगी असेट्स में से माइनस कर देंगे स्क्रैप वैल्यू और डिवाइड कर देंगे जितनी भी उसकी रिमेनिंग बैलेंस रहेगा नंबर ऑफ ईयर, यानी कि जितना उसको हम यूज़ कर सकते हैं एस्टिमेटेड लाइफ जितना रहेगा उससे हम इसको डिवाइड करेंगे। जैसे जो ओरिजिनल कॉस्ट है असेट्स की उसमें से माइनस कर देंगे एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू को और डिवाइड कर देंगे एस्टिमेटेड लाइफ है जो असेट्स की, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन है जो आ जाएगा कितना हर साल डेप्रिसिएशन है जो चार्ज किया जाएगा। जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे चार्ज करेंगे हर साल कैलकुलेट करेंगे तब तक करते जाएंगे जब तक रिड्यूस होकर के फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू जीरो ना हो जाए, यानी कि उसकी स्क्रैप वैल्यू पे ना आ जाए। जो भी ये केस रहेगा इन दोनों में या तो वो जीरो हो जाएगी या स्क्रैप वैल्यू पे आ जाएगी जब उसकी लाइफ टाइम में जो फिक्स्ड असेट्स का कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि मान लेते हैं कि ओरिजिनल कॉस्ट फिक्स्ड असेट्स की 1 लाख है और स्क्रैप वैल्यू 15,000, यानी कि स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है कि 1 लाख की जो हमने आज मशीन खरीदी है उसको हम 10 साल इस्तेमाल करने के बाद भी कबाड़ में 15,000 की बेच सकते हैं आसानी से। तो 15,000 की उसकी स्क्रैप वैल्यू है जिसको मतलब कबाड़ वगैरह में बेच के भी हमें रिसीव हो जाएगा। तो जितना उसका ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें से माइनस कर देंगे स्क्रैप वैल्यू, तो 1 लाख में से 15,000 माइनस कर देंगे और डिवाइड करेंगे उसकी एस्टिमेट लाइफ कितनी है 10 साल, तो 8500 हर साल डेप्रिसिएशन है जो चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इसकी मेरिट्स की हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड की। सबसे फर्स्ट आता है कि बिल्कुल सिंपल मेथड है, जैसा कि हमने देखा कि इसको डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के अंदर। कि हमने क्या किया ओरिजिनल कॉस्ट में से माइनस कर दे स्क्रैप वैल्यू और डिवाइड कर दे उसकी एस्टिमेट लाइफ से, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गया। तो बहुत ही सिंपल तरीका है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का। इक्वालिटी ऑफ डेप्रिसिएशन बर्डन, यानी कि जो डेप्रिसिएशन का बर्डन है वो इक्वल रहता है। इस मेथड में जो इक्वल अमाउंट होते हैं डेप्रिसिएशन की वो हम डेबिट करके चलते हैं,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हर साल, क्योंकि हम जानते हैं कि जो डेप्रिसिएशन होता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस होता है और इसे हम नॉमिनल अकाउंट यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल नेचर का होता है, इस कारण से उसे हम डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे डेप्रिसिएशन को हर साल दिखाते जाते हैं। जो यहाँ पे बर्डन होता है डेप्रिसिएशन का वो हर साल नेट प्रॉफिट के ऊपर इक्वल बढ़ता है। क्यों? क्योंकि हम हर साल जो डेप्रिसिएशन है वो सेम रेट से ही चार्ज कर रही हैं। असेट्स कैन बी कम्प्लीटली रिटन ऑफ। इस मेथड में जो बुक वैल्यू होती है असेट्स की उसको रिड्यूस करते हैं नेट स्क्रैप वैल्यू तक या फिर जीरो वैल्यू तक, जो मतलब कि पॉसिबल तो नहीं है किसी अदर मेथड में, लेकिन ये इस मेथड के अंदर पॉसिबल है कि हम जो फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू को इतना राइट ऑफ कर दें कि या तो उसको जीरो कर दें या उसको स्क्रैप वैल्यू पे ले आए। ये सिर्फ इसी मेथड के अंदर पॉसिबल होता है। नॉलेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एंड अप टू डेट डेप्रिसिएशन। इस मेथड में जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है असेट्स की उसे हम बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हैं असेट साइड पे, और जो अप टू डेट डेप्रिसिएशन होता है उसे हम माइनस कर देते हैं असेट्स में से। क्योंकि हम क्या करते हैं बैलेंस शीट के अंदर दो साइड होती है, लायबिलिटी साइड और दूसरी होती है असेट साइड। असेट साइड में जब भी हम असेट्स दिखाते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं मशीनरी का कि हमने मशीनरी दिखाई है तो मशीनरी में से माइनस करके दिखाते हैं डेप्रिसिएशन को। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है उसमें से लेस करके डेप्रिसिएशन को हम फिक्स्ड असेट्स में मतलब बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे दिखाएंगे। नेक्स्ट आते हैं कि इसकी डीमेरिट क्या है, कमियाँ क्या है इस मेथड की। डिफ़िकल्टी इन कंप्यूटेशन, कि जब हमारे पास डिफरेंट मशीन्स होती हैं उनका डिफरेंट लाइफ स्पैन होता है, उस केस में हमें डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें हर एक मशीन की अलग अलग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये कंप्यूट करने में टाइम कंज्यूम हो जाएगा और मुश्किल हो जाएगा। अनइक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम, कि जो रिपेयर चार्ज होते हैं वो बढ़ते जाते हैं साल दर साल जैसे जैसे असेट्स है जो ओल्ड होती जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं इस मेथड के अंदर इक्वल डेप्रिसिएशन है जो चार्ज करते हैं, जो हर साल जो डेप्रिसिएशन रहता है वो सेम रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करते जाते हैं सेम रेट से, जो कि गलत है। क्योंकि हम क्या करते हैं जब स्टार्टिंग में नई मशीन लेके आते हैं, नई मशीन में इतने रिपेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें, हम उसका लगातार यूज़ करते जाते हैं। नई मशीन है लगातार यूज़ करेंगे स्टार्टिंग ईयर्स में और डेप्रिसिएशन है जो प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करते जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे वो मशीन पुरानी होती जाएगी वैसे वैसे उसकी रिपेयर के चार्जेस है जो बढ़ते जाएंगे, रिपेयर है उसकी ज़्यादा करवानी पड़ेगी। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं कि हर साल जो डेप्रिसिएशन है वो सेम रेट से चार्ज करते हैं, जो कि गलत है। स्टार्टिंग ईयर में हमने उतना ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया और लास्ट ईयर में भी हमने उतना ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया, जबकि स्टार्टिंग ईयर के कंपेरेटिवली लास्ट ईयर में जो रिपेयर के चार्जेस होते हैं फिक्स्ड असेट्स के वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो जिस कारण से जो टोटल बर्डन होता है वो स्टार्टिंग के ईयर में तो कम रहता है और लास्ट के ईयर में बढ़ जाता है ज़्यादा रिपेयर का खर्चा होने के कारण। अनड्यू प्रेशर्स इन लेटर ईयर्स, कि हम जानते हैं कि जो स्टार्टिंग के ईयर्स में जो मशीन होती है वो बढ़िया तरीके से काम करती है, एफिशिएंसी उसकी बढ़िया होती है, यूज़फुलनेस बढ़िया होती है मशीन की। जब हम स्टार्टिंग में ईयर में यूज़ करते हैं उसको, यानी कि स्टार्टिंग के ईयर्स में यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू लेटर ईयर, तो हमें क्या करना चाहिए, डेप्रिसिएशन भी ज़्यादा चार्ज करना चाहिए फिर स्टार्टिंग के ईयर्स में। क्योंकि अगर मैं नई मशीन लेके आई हूँ, मान लो कि मैं 10 साल उसका इस्तेमाल कर सकती हूँ, पहले 5 साल मैंने उसको खूब इस्तेमाल किया मशीन का, क्योंकि नई नई मशीन आई है बिजनेस के अंदर, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, जब मैंने स्टार्टिंग ईयर्स के अंदर मशीन का इस्तेमाल ज़्यादा किया तो मैं डेप्रिसिएशन भी ज़्यादा चार्ज करूँ। लेकिन इस मेथड में क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि हम हर साल डेप्रिसिएशन क्या करते हैं सेम ही चार्ज करते हैं, कि अगर मैंने स्टार्टिंग ईयर्स में ज़्यादा मशीन को इस्तेमाल किया ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, हर साल कॉन्स्टेंट ही डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाते हैं, जो कि गलत है। ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर, कि अगर मैं अपना पैसा मशीन में ना लगा करके कहीं बाहर इन्वेस्ट करती तो वहाँ से मुझे क्या मिलता, इंटरेस्ट मिलता। लेकिन मैंने अब वो पैसा कहाँ लगा दिया, मशीन के अंदर लगा दिया, मैंने मशीन खरीद ली उस पैसे से, तो क्या मुझे वो इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट फैक्टर से भूल जाते हैं हम। अनरियलिस्टिक टू राइट ऑफ द वैल्यू ऑफ असेट टू जीरो, अभी हमने इसके मीनिंग में समझा था कि इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करते करते हम यहाँ तक ले आते हैं उसको फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू को कि वो ज़ीरो हो जाए या फिर स्क्रैप वैल्यू पे आ जाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि अब वैल्यू जो फिक्स्ड असेट्स की वो ज़ीरो हो जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अपनी बुक्स के अंदर तो फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू को जीरो दिखा देते हैं,
लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं, उस फिक्स्ड असेट्स का बिजनेस के अंदर इस्तेमाल करते रहते हैं। नेक्स्ट होता है डिफिकल्टी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू को डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाता है। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है कि अगर एक मशीन की जो लाइफ टाइम है वो 10 साल है, तो मैं उस मशीन को 10 साल तक बिजनेस के अंदर इस्तेमाल करके जब मैं उसको 10 साल के बाद बेचूंगी तो कितने बिक जाएगा। तो क्या मैं उसका एस्टिमेशन आज लगाऊं तो क्या वो सही एस्टिमेशन रहेगा? नहीं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, क्या पता 10 साल के बाद क्या सिचुएशन हो, वो मशीन कितने की बिके और कितने की ना बिके। तो मैं आज उसका जो एस्टिमेट कर रही हूँ वो गलत भी हो सकता है। ये स्टेबल कहाँ रहता है मेथड? ये मेथड स्टेबल उन असेट्स के लिए रहते हैं जिनकी यूजफुल लाइफ होती है, जो वो एस्टिमेट हम एक्यूरेट कर सकते हैं। यानी कि हमें पता है कि ये 5 साल इस्तेमाल करेंगे, 10 साल, 15 साल या 20 साल। एक्यूरेट अगर मैं उसको एस्टिमेट कर पा रही हूँ असेट्स की लाइफ को, तो यहाँ पे वो मेथड ये वाला ठीक रहेगा, यूज़ करना बेटर रहेगा। और मैं ऐसी एसेट का एस्टिमेट कर सकती हूँ, ऐसे असेट्स का डेप्रिसिएशन में यहाँ पे एस्टिमेट कर सकती हूँ जिसके ऊपर ज़्यादा खर्चे नहीं होने वाले रिपेयर और रिन्यूअल के, वहाँ पे सेट रहेगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? तो यहाँ पे सबसे पहले हम फिक्स्ड असेट्स को परचेज करने की एंट्री करेंगे। असेट्स रियल अकाउंट के अंदर कवर की जाती है। रूल कहते हैं कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जब हम असेट्स को लेके आते हैं तो बिजनेस के अंदर असेट्स आती है, इस कारण से हम असेट्स अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हम फ्री में तो लेके नहीं आएंगे असेट्स को, कुछ ना कुछ पे करेंगे या फिर उसको उधार में लेके आएंगे। तो अगर हमने पैसा पे किया है तो पैसा पे किया तो बैंक क्रेडिट कर देंगे। अगर हमें उधार पे खरीद के लेके आए तो यहाँ पे वेंडर का नाम आ जाएगा। तो जब हम फिक्स्ड असेट्स को परचेज करके लेके आएंगे उसके लिए जर्नल एंट्री पास करेंगे, असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या फिर वेंडर अकाउंट। अगर हमने कैश में खरीद दिया तो बैंक, अगर उधार में खरीदे तो वेंडर अकाउंट। फिर नेक्स्ट एंट्री हम चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस होता है, नॉमिनल नेचर का होता है। ये नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि आप जितने भी एक्सपेंस लॉसेज होते हैं उनको डेबिट करो। इस कारण से हम डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। जब हम फिक्स्ड असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो उससे फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू डाउन चली जाती है। अब जब हमने फिक्स्ड असेट्स को खरीदा तो उसे हमने डेबिट किया, जब इसकी वैल्यू डाउन चलेगी तो हम क्या कर देंगे, बैलेंस पलट के क्रेडिट कर देंगे। जब हम असेट्स को सेल कर देते हैं, सेल करेंगे बिजनेस के अंदर पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, असेट्स बिजनेस से चला जाएगा। रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, असेट जा रहे हैं तो आप उसको क्रेडिट कर दो कि असेट क्या रियल है। अगर हमें असेट को सेल करने से लॉस हो गया तो लॉस ऑन सेल ऑफ असेट को डेबिट कर देंगे, टू असेट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अगर प्रॉफिट हो गया यानी कि गेन हो गया अगर सेल करने से, तो फिर ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, असेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, गेन ऑन सेल ऑफ असेट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था। आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में इसका प्रैक्टिकल कवर करेंगे। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।